नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डी कोड एग्जाम पे। छात्रों, जैसा आपको पता है कि एक सीरीज़ हम चला रहे थे लगातार आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए। डेली विज्ञान, डेली साइंस से रिलेटेड समान विज्ञान के प्रश्न और उत्तर हम करवा रहे थे। डिफरेंट टाइप के एग्जाम के हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जो है इसका यही है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। संभावित प्रश्न और उत्तर हो सकते हैं कि इस तरीके के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वही समान विज्ञान के क्रम में अगर हम लोग चले तो यहाँ पे 05 का मतलब आज ये मेरा जो है सीक्वेंस में 5वीं क्लास आपको मिलने जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सभी में समान विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी के सभी मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा छात्रों, पढ़ना है। आज के प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको सीखने को काफ़ी कुछ यहाँ पर मिलेगा। पहला है, लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न कहता है भौतिक विज्ञान का उस तापमान को आप बताएं जिस पर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। कारण क्या है, आपने भौतिक विज्ञान जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक स्केल्स पढ़ी होगी आपने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकाइन टाइप की। उसमें कन्वर्जन चार्ट आपको मिलता है जिसके अंदर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पर बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को आप केल्विन में बदल सकते हैं, केल्विन को र्यूमर, रैंकाइन में बदल सकते हैं छात्रों। तो इससे अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है छात्रों सामान्यतः, तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं पे ज़रा सा भौतिक विज्ञान के अंदर कैलकुलेशन भी आता है, न्यूमेरिकल टाइप के। तो इसी तरह से एक सवाल है जो कि आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा तापमान है जिस पर कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के मान बराबर होते हैं। यानी सेंटीग्रेड को आप रखेंगे, फ़ारेनहाइट बदलेंगे तो फ़ारेनहाइट बनेगा, फ़ारेनहाइट वही तापमान बनेगा जो सेल्सियस का था। कहने का मतलब छात्रों आप इसको याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है, C बटे अगर हम लोग 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 अगर आप करेंगे तो इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे सेल्सियस की जगह पर फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फ़ारेनहाइट की जगह रखेंगे तो आपको सेल्सियस मिल जाएगा। मान लीजिए आपका तापमान -40 था तो -40 आपने सेल्सियस मान लिया और यहाँ पे 5 किया और यहाँ पे F माइनस छात्रों 32 कर लिया बटे 9 कर लिया, तिरिया गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं और 5 एकन्नम 5 और 5 अठे 40, ये 8 बार जाएगा, माइनस यहाँ पर 8 हो गया बटे 1 कर लीजिए, यहाँ पर F माइनस 32 बटे 9 कर लेंगे, 8 9 72 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपके हो गया माइनस 72 बराबर हो गया। अब ये आपका माइनस F इज इक्वल माइनस बटे 32। तो अब जब F बराबर छात्रों यहाँ निकालेंगे तो माइनस 72 माइनस यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा छात्रों, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 72 से आपको 32 निकाल देंगे तो माइनस 40 आपका आंसर यहाँ पे पूरा आ जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो छात्रों अगर आप देखें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान जो होते हैं यहाँ पे डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। -40 -40 वह तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान बराबर होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप -40 को फ़ारेनहाइट की जगह पर रखकर ये कन्वर्जन वाला छोटा शॉर्ट फार्मूला है जो आपको हमने बताया है, इससे कि आप सेल्सियस निकालेंगे तब भी -40 आएगा। तो दिए गए पहले प्रश्न के अंदर उत्तर आपका क्या होगा, डी -40 आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे -40 + 40 +4 -4 ये कन्फ्यूजन के लिए आपको दिए जा सकते हैं, तो इसलिए माइनस ध्यान दीजिएगा छात्रों, प्लस नहीं लगाइएगा। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है दूसरा, कार्बन के विभिन्न अपरूपों में से, अपरूप का मतलब होता है छात्रों बिगड़ा हुआ रूप, किसी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप। जैसे मान लीजिए मिट्टी है छात्रों, मिट्टी से आप चाहे घड़ा बनाए, चाहे कोई भी प्रकार का आप गिलास बनाए, बर्तन बनाए, थरिया बनाए, थाली बनाए, कुछ भी बनाए, प्लेट बनाए, तो मिट्टी ही रहेगा। यानी कि जो एक्चुअल उसका जो कंस्टिट्यूएंट होगा, जो मतलब मेन जो मटेरियल होगा वो सही वही होगा, लेकिन रूप बिगड़े हुए अलग अलग तरह के बन सकते हैं, इनको अपरूप कहते हैं हम लोग। ठीक है, या विभिन्न प्रकार के रूप। तो अंग्रेजी में हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एक एलोइज होता है, एक एलोट्रॉप्स होता है, एक एमॉर्फस होता है, अलग अलग एक आइसोमर्स होते हैं। कई तरह के रूप आपने साइंस के अंदर विज्ञान में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है अमॉन्ग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के विभिन्न अपरूपों के बारे में आप यहाँ पे टिप्पणी करनी है, आपको देखना कि कौन सी बात सही है। पहला कहता है कि कोक, जैसे कोयले का एक रूप होता है छात्रों, कह रहा है कि कोक सबसे कठोर है, ग्रेफाइट सबसे नरम है, हीरा सबसे कठोर है, डायमंड और कोक सबसे कोमल है। हीरा कह रहा है सबसे कठोर है, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कोमल है। देखिए ग्रेफाइट भी जो है छात्रों कार्बन का ही अपरूप है, जिस तरह डायमंड जो है, जिस तरह से कोक कोयला है, हीरा सबसे कठोर है, दीपक का कालिक सबसे कोमल है। तो छात्रों अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कठोर है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस,
पृथ्वी पर देखें तो सबसे कठोर तत्व जो है वो कार्बन का अपरूप है, जिसे हम डायमंड कहते हैं, और ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट, यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यानी कार्बन के ही रूप हैं इनको डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल के अंदर होता है, बाखूबी आप जानते हैं कि बच्चे जो है पेंसिल को जो है शार्प करते हैं, छीलते हैं वगैरह, वो आसानी से बिल्कुल टूट जाती है पेंसिल की नोक। आगे छात्रों बढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका आप देख सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका, और इसका देख सकते हैं इसका आपका जो है क्रिस्टलाइन आपको जो है टेट्राहेड्रल मिलेगा। तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पीरियोडिक टेबल से आवर्त सारणी से संबंधित है छात्रों। आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार के आपने तत्व पढ़े होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा जा रहा कि किन द ग्रुप ऑफ मेटल्स यानी धातुओं का एक समूह है, इसमें कह रहा आयरन, निकिल और कोबाल्ट को सर्वोत्तम कहा गया, यानी कहाँ रखा गया इनको, संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, मेन ग्रुप मेटल, अल्कलाई मेटल या रेयर मेटल छात्रों। तो आपको बता दें छात्रों, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं यानी ये सब, स्कैंडियम से लेकर आपने पढ़ा होगा जिंक, यानी कि सीरीज है डी ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक है छात्रों, एस के बाद में इनको हम संक्रमण धातु बोलते हैं। इनकी ज़्यादातर खासियत ये है कि ज्यादातर ये विद्युत चुंबकीय होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सबको पता है कि कॉपर को छोड़कर ज़्यादातर सभी विद्युत चुंबकीय होते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि विद्युत के जो चालक होते हैं, ठीक है, इनमें विद्युत धारा के साथ साथ आपको पता होगा इसमें ऊष्मा भी ट्रेवल कर सकती है। इनकी वैलेंसी जो है 2 या 3 तक की वैलेंसी होती है। वैलेंसी मतलब ये विभिन्न प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं, +2, +3, +1, +2, इस तरह से इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये देख सकते हैं आप आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में छात्रों पहला मेन ग्रुप एलिमेंट है जो अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ट्रांजिशन मेटल ये आप देख सकते हैं जो पिंक कलर का, इसे हम लोग छात्रों बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक है छात्रों। बाकी आप सब जानते हैं, अच्छे से पहचान रहे हैं। इधर छात्रों ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और जो नीचे आप देख सकते हैं ये एफ ब्लॉक है, और ये वाला आप देख सकते हैं एस ब्लॉक के तत्व है। 4 ब्लॉक में पूरी पीरियोडिक टेबल 118 तत्वों के अंदर ये बटा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारी जल, जिसको सुनते सुनते आप थक चुके होंगे। परमाणु भट्टी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है ये भी आपने पढ़ा होगा। भारी जल, सामान्य जल की 1000 बूंदों से कम 6000 बूंदों से इसकी 1 बूंद लगभग तैयार की जाती है। नाम इसका हैवी वाटर है। फार्मूला छात्रों आपने पढ़ रखा होगा, यहाँ पूछ रहा है कि इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, pH 7 होता है, रेन वाटर है, बारिश का पानी है, या टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो छात्रों इसका जो फार्मूला है वो है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो दिए गए प्रश्न के अंदर अगर आप देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका उपयोग जो है परमाणु भट्टियों के अंदर मंदक के रूप में करते हैं, एज ए मॉडरेटर। मंदक ये न्यूट्रॉन्स की गति को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो छात्रों दूसरा ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। 5वां प्रश्न कहता है छात्रों, गैस को पहचानने योग्य गंध प्रदान करने के लिए, घरों में जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर एक तीक्ष्ण गंध आती है। अगर इसकी गंध ना हो तो छात्रों कई परिवार समाप्त हो चुके होते, क्योंकि रियल में अगर हम बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारी एलपीजी होती है उसका कोई भी गंध नहीं होती। कलरलेस, ऑर्डरलेस, याद रखिए, गंधहीन और रंगहीन गैस होती है रियल में एलपीजी। लेकिन उसके अंदर एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है जिसे हम एथिल मरकैप्टेन बोलते हैं। एग्जाम में पूछ रहा है कि रसोई गैस में छोड़ा जाता है जिसकी तीक्ष्ण गंध से लीकेज का पता लग जाता है, रिसाव का। तो आखिर ये इथाइल मरकैप्टेन में क्या होता है, तो C2H5SH, इसका छात्रों जो फार्मूला है वो ये है, C2H5SH। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। तो SH बात आ गई आपके सामने। ये देखिए छात्रों यहाँ पे लिखा हुआ सल्फर, यानी कि इसके अंदर एक पदार्थ है जो गंध होती है वो मेनली उसकी सल्फर की होती है, तेज सल्फर। लहसुन के अंदर भी छात्रों गंध होती है, तेज, देखा होगा उसके अंदर भी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी सुना होगा, काफ़ी तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, रोटेन एग के तरीके से। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 6। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक कैलकुलेशन है। फार्मूला आपको पता है छात्रों। यहाँ कहता है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान में, द्रव्यमान 5 किलोग्राम, यहाँ पर अगर हम वेट के नहीं मास के बारे में बात करें तो आपको पता चल गया कि 5 kg है छात्रों, और 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण वाले पिंड पर कितना बल लगेगा। ए जो दे रहा है आपका त्वरण है वो है 7, यहाँ पे है 7 है, और आपसे एफ पूछ रहा है छात्रों। तो फार्मूला आपको पता है एफ बराबर ma होता है। इससे सरल कोई आपसे फार्मूला नहीं होगा। यहाँ पे आंसर आपका 7×5 = 35 न्यूटन। न्यूटन इसलिए क्योंकि बल का मात्रक है छात्रों न्यूटन,
न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है। 7 × 5 = 35, 7 से आप गुणा करेंगे, आपको दो में से कोई एक मान निकालने को दे सकता है, जरूरी नहीं। आपको बल दे देता छात्रों, द्रव्यमान दे देता तो त्वरण पूछ लेता, त्वरण दे दिया है आपको, ठीक है, और द्रव्यमान दे दिया तो बल आपसे पूछ लिया। सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, सभी अम्ल के अंदर कौन सा एक तत्व है जो पाया जाता है। अब जैसे छात्रों हम बात कर लें, छोटा सा एसिड है HCl, अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है आपको पता है। अब इधर देख लीजिए H2SO4, छात्रों इसके अंदर एसिड है, ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन है। लेकिन देखिए दोनों के अंदर छात्रों अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है छात्रों, जल्दी से। यानी कह रहा है कॉमन टू ऑल एसिड्स, एसिड्स की बात कर रहा है छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। H2SO4, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक। अगर आपसे हम बात करें छात्रों नाइट्रिक एसिड, ये देखिए नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन है लेकिन क्या हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है, आप बिल्कुल आंख मूंद के आंसर लगा सकते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, कॉमनली देखा जाए तो सभी लगभग एसिड्स के अंदर। एसिटिक एसिड CH3COOH, मिथेनोइक एसिड HCOOH, आप देख सकते हैं छात्रों, मिथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, साइट्रिक एसिड, जितने भी एसिड हैं। तो दिए गए प्रश्न के अंदर उत्तर होगा आपका हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, संपदा के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, आपको हमने बताया भी था कि बहुत सारे जो तत्व है, पदार्थ है, वो अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट जिससे से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट, कैजोराइट, कैल्केराइट, कैल्कोपैराइट, कॉपर ग्लास, ठीक है, जितने भी आपने सुने होंगे ये सब अयस्क हैं। इनसे प्राप्त करते हैं निष्कर्षण से, ठीक है, यानी कि फर्नेस में ले जाते हैं, भट्टी में, धातु कर्म में क्रिया आपने पढ़ा होगा, मेटलर्जी बोलते हैं मोनाजाइट। तो छात्रों टाइटेनियम, जिरकोनियम, आयरन और थोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंबल इसका TH होता है, थोरियम। भारत के अंदर जनरली आपने सुना भी होगा, केरल और तमिलनाडु के जो तट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको थोरियम मिल जाएगा, भंडार हैं, ऐसा नहीं जाके वहाँ से आप भर लाइए इसमें, ऐसा नहीं। जो रेती है, रेत है छात्रों, वो समुद्र के किनारे तट में, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोनाजाइट पाया जाता है। और मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। और थोरियम क्या है, एक परमाणु जो है तत्व है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में क्रांति ला देगा छात्रों, ठीक है, परमाणु ईंधन के रूप में। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं, ये आपको देखने में इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 कहता है कि कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं। यानी कि अभी हमने आपसे बात करी शुरुआत में कि मिट्टी से आप घड़ा भी बना सकते हैं, आप प्लेट भी बना सकते हैं, आप उससे ग्लासिया भी बना सकते हैं, ग्लास कटोरी टाइप की चीज़ भी बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का, ठीक है, वो इंसान की खोपड़ी बना सकते हैं। तो कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट आर टुगेदर, तीनों एक ही चीज़ हैं लेकिन इनके रूप अलग अलग हैं। तो पहला कहता है कि भाई ये एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। दूसरा कहता है यानी कि अपरूप, एलोट्रॉप्स का मतलब अपरूप हैं। आइसोमर है ये, ठीक है। आइसोमॉर्फ हैं, आइसोमॉर्फ, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। ये आइसोटोप, समस्थानिक है। तो छात्रों अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि सब क्या हैं, ये एलोट्रॉप्स हैं छात्रों, ये अपरूप हैं। अभी और भी हैं, फ्लोरीन, ग्राफीन, ये भी हैं छात्रों। ऐसे नहीं कि खाली आपने डायमंड, ग्रेफाइट और कार्बन सुन लिया, फ्लोरीन भी आ चुका है मार्केट में, ग्राफीन भी आ चुका है, वो भी छात्रों किसका है, वो भी कार्बन का ही अपरूप है, ठीक है। कोयला, वो एक तरह से देखा जाए तो एमॉर्फस है। एमॉर्फस का मतलब यहाँ देख सकते हैं आइसोमॉर्फ है छात्रों, है ना। कोयला, जैसे कोयला में भी कई प्रकार होते हैं, आपने देखा होगा, एंथ्रेसाइट, ठीक है, लिग्नाइट टाइप का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसे सामान्यतः छात्रों हम लोग KNO3 कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है कई जगहों पर, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। पहला कह रहा है दवा के रूप में, एज ए मेडिसिन। दूसरा कह रहा है उर्वरक, फर्टिलाइजर, नमक या कांच के रूप में। छात्रों तो ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग विस्फोटक में भी करते हैं। जैसे कि आपने बारूद के बारे में सुना, गन पाउडर, गन पाउडर जो होता है बंदूक की गोली वगैरह में भरा जाता है, गोले में, उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है छात्रों। उसके अंदर सल्फर भी आपने पढ़ा होगा, चारकोल भी सुना होगा। तो यहाँ पर और भी अगर आपने सुना तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो फर्टिलाइजर के अंदर बखूबी इस्तेमाल होता है, यानी कि एज ए उर्वरक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट। कहने के मतलब ये है कि भारत के अंदर इसके अंदर इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं है, इसकी उपलब्धता कम है, तो इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। नाम इसका पोटेशियम नाइट्रेट छात्रों। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन 11वां प्रश्न कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर उसी से रिलेटेड है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, हर चीज़ का स्पेक्ट्रम की एक अपनी क्या है तरंग दैर्ध्य होती है ना। आपने सुना होगा कि भाई यूवी स्पेक्ट्रम, यूवी अल्ट्रावायलेट का कहाँ तक है, गामा रेस का कहाँ तक है, ठीक है, आईवी का कहाँ तक है। तो लाइट हमसे कह रहा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है आपको बताना है कि हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर, कलर स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश की क्या सीमा है, यानी क्या लिमिट है। तरंग दैर्ध्य आपको बताना है छात्रों, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच पाई जाती है, या कहीं कहीं पर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम है। देखिए ये वैरी करता रहता है, कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि 4000 से लेकर 7800, 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये भी यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, उसके बीच में आपको मिलेगा विजिबल स्पेक्ट्रम। 12वां प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति सबसे कम है। भेदन का मतलब होता है छात्रों पेनिट्रेटिंग पावर, भेद देना। हम यहाँ खड़े हैं, कोई चीज़ यहाँ पे है, उससे निकलने वाली किरणें हैं, हमें शरीर से पार निकल जाएंगी, नहीं निकल पाएंगी, रुक जाएंगी, ये आपको बताना। तो कैसे चेक करेंगे, कुछ एक शरीर हो सकता है बहुत ज़्यादा कठोर हो, तो हमें क्या करना है, एक जो है एल्युमिनियम का मोटा सा एक बॉक्स ले लेना है, एक चादर ले लेनी है मोटी, कम से कम कितनी हो 12 इंच या 30 सेंटीमीटर की। अब हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि अल्फा, बीटा, गामा किरणों में से कौन सी किरणें निकल जा रही, कौन सी फंस जा रही है और कौन सी बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पा रही। छात्रों आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा अल्फा, बीटा, गामा में, कि सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा की होती है। गामा के बाद जो होती है छात्रों वो बीटा की होती है, और बीटा के बाद सबसे कम जो होती है वो अल्फा की होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम, तो आपका उत्तर छात्रों क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे सी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13वां, श्रृंखला अभिक्रिया। आपने परमाणु भट्टी पढ़ी होगी छात्रों, परमाणु बम पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, ठीक है। कुछ कंट्रोल हैं, कुछ अनकंट्रोल रिएक्शन है। तो कहता है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एक समस्थानिक है, कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, कौन है जो कि सस्टेन का मतलब बनाए रखता है, यूरेनियम का समस्थानिक श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम है। तो आपको समस्थानिक छात्रों पता होगा, याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसी तरह से आपने छात्रों समस्थानिक के बारे में कई बार झुका होगा, जैसे आयोडीन के समस्थानिक, यूरेनियम के भी 2-2 समस्थानिक हैं छात्रों, यहाँ देख सकते हैं। तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 200 छात्रों 38 हैं। हमने आपसे बताया था कि यूरेनियम 238 छात्रों, शायद आपने कभी पढ़ा तो याद हो, यूरेनियम 238 जो है वो मुक्त अवस्था में आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि यूरेनियम 235 को तैयार करना पड़ता है, ये कम मात्रा में पाया जाता है, इसका निष्कर्षण किया जाता है छात्रों, हम कह सकते हैं इनरिच किया जाता है, संवर्धित यूरेनियम। तो यूरेनियम 235 छात्रों यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसकी मात्रा पृथ्वी पर है कम, और जब यूरेनियम 235 का इस्तेमाल परमाणु बम में और परमाणु भट्टी दोनों में किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए छात्रों। एनरिच, याद रखिएगा, एनरिच का मतलब होता है संवर्धित छात्रों, संवर्धित। नेक्स्ट वन है आपका सर्वाधिक प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। सर्वाधिक, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि बात किस चीज़ की कह रहा आयु निकालने के लिए, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एंशियंट जियोलॉजिकल, कोई बड़ी पुरानी स्थापत्य कला बनी हुई है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई भी धार्मिक है, नहीं भी है, कोई भी तरीके की कलाएं हैं, उनके बारे में कह रहा है। सर्वाधिक प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। रेडियम सिलिकॉन विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, आपसे कह रहा है कार्बन 14 विधि, यूरेनियम सीसा विधि। तो छात्रों अगर हम बात करें, 2 यहाँ विधियाँ आपको दिखा रहे हैं और दोनों कंफ्यूज कर रही है। कार्बन 14 जो विधि है, हमने आपसे शायद बताया हो, आपने अगर क्लास करी है तो पता होगा आपको कि कार्बन 14 और कार्बन 12 दो ये क्या है, समस्थानिक है। कार्बन 14 का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर उन चीज़ों की आयु ज्ञात करने में करते हैं जो कभी जीवित रहें, जो लाइवल रहें, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, कोई भी जीवाश्म हो, उनकी आयु, ठीक है छात्रों। और जो चीज़ें कभी भी लाइवल नहीं रहती हैं, लाइवल का मतलब होता है कि जीवित नहीं थी कभी भी, उनमें कोई भी जीवन के प्रमाण नहीं, रॉक्स, मिनरल्स, अर्थ, खनिज, चट्टान, ये सब किससे, यूरेनियम डेटिंग से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए छात्रों, क्योंकि चट्टान है, आर्किटेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
हु सजेस्टेड दैट द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, यहाँ पे किसने सुझाव दिया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। यानी कि जो परमाणु है छात्रों, उसका अपना एक नाभिक होता है, और नाभिक जो है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, डेंसिटी लाइक अर्थ। पृथ्वी भी ऐसी ही कुछ है छात्रों, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी के अंदर कि पृथ्वी की 3 मूल संरचनाएं हैं। पहला बीचों बीच में एक कोर है जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, जिसमें निकिल और आयरन भरा पड़ा है, सॉलिड एकदम बॉल की तरह से। उसके बाद लिक्विड तरल है, ठीक है, मैग्मा जिसे हम कह सकते हैं, लावा हम कह सकते हैं, मेंटल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो परत है जिस पर हम रहते हैं, भूपर्टी जिसे बोलते हैं, क्रस्ट, तो कोर, मेंटल, क्रस्ट। उसी प्रकार छात्रों अगर परमाणु के अंदर एनालिसिस किया जाए तो पता ये चला कि बीचों बीच में एक सघन जो है क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जहाँ पर समस्त परमाणु द्रव्यमान केंद्रित होता है, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, यानी 2 मूल कण पाए जाते हैं, और चक्कर जो लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो छात्रों यहाँ पर जो महान वैज्ञानिक थे उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके गोल्ड जो है अपने फॉइल पर बम्बारमेंट किया, और ये बात सिद्ध कर दी कि भाई किसी भी परमाणु के अंदर एक भारी भरकम नाभिक होता है जहाँ पर समस्त उसका भार केंद्रित होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न के अंदर रदरफोर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 16 कहता है द डार्क लाइन्स इन द सोलर स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू, जो सूर्य से जो है स्पेक्ट्रम निकलता है छात्रों, उसमें कहता है कि कुछ डार्क बैंड या डार्क लाइनें दिखाई पड़ती हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है? सौर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं किसके कारण पैदा होती हैं? तो कहता है सूर्य की बाहरी परतों द्वारा संगत तरंग दैर्ध्य का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बाय द आउटर लेयर ऑफ सन। आउटर लेयर जो आप सन की होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से होता है। दूसरा कह रहा है कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य की तरंगों के बीच विनाशकारी हस्तक्षेप, जिसकी वजह से काली पट्टियां दिखाई देती हैं। फोटोग्राफ में प्रयुक्त प्रिज्म द्वारा संगत तरंग दैर्ध्य का अवशोषण हो जाता है। चौथा कहता है सूर्य के क्रोध द्वारा और शरीर प्रकाश से संगत तरंग दैर्ध्य का अभाव है। तो छात्रों अगर हम आपसे बात करें कि अगर कोई चीज़ काली दिखाई पड़ती है तो उसके पीछे कारण है कि वो सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, और हम तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचता तो हमें वो चीज़ काली नजर आती है। कोई चीज़ नीली है तो नीली का मतलब यह है कि वो नीली रंग को, प्रकाश को परावर्तित करती है, बाकी सभी को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे जो पहला विकल्प आपके सामने है वो ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बाय द आउटर लेयर ऑफ सन। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है वो कुछ रंगों को, कुछ चीज़ों स्पेक्ट्रम में से वो अवशोषित कर लेती है, जिससे कि वो हमें काली पट्टियाँ नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आप देखेंगे छात्रों तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है ओजोन होल रिफर टू, ओजोन जो परत में जो आपने सुना होगा, ओजोन जो होल है, ओजोन में जो छिद्र है वो छिद्र क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कहता है कि ओजोन परत में छेद है। दूसरा कहता है कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत में कमी हो गई। अब आपको मंडल भी बता रहा कि भाई ये ओजोन जो परत है वो क्षोभ मंडल में है। तीसरा कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी आ गई है, या क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि हो गई। तो देखिए छात्रों, वृद्धि तो नहीं हुई, पहली बात तो हटा दीजिए, और दूसरा ये भी हटा दीजिए कि ये जो ओजोन परत है आपने पढ़ा भी होगा कि समताप मंडल में है। पहली जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है, ट्रोफोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। अब उसकी परत में कमी आ गई है, थिकनेस में, उसकी मोटाई में, मीलों दूर, पहले अंटार्कटिका बाद में आर्कटिक में भी। कारण आपको पता ही, कुछ हानिकारक गैसेस के जमाव से, जिन्हें हम लोग जो है ग्रीन हाउस गैसेज या हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन गैसेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पे छात्रों जो है बिल्कुल करेक्ट। समताप मंडल में यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाएगी छात्रों। क्यों आ जाएगी वो आपको यहाँ पे बात पता चल गया। एक तो समताप मंडल होना जरूरी है, दूसरा ओजोन परत की मोटाई में, थिकनेस में कमी आई है। छेद नहीं हो गया कि एक सुराग हो गया, उससे आप आराम से देख सकते हैं ना, या आ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी था। 18वां पे जो है क्वेश्चन आपका कहता है कि पाइन यानी ट्री है, पाइनस ट्री बोलते हैं इसको हम लोग, देवदार, स्प्रू, लार्च और सरू प्रसिद्ध लकड़ियां देने वाले पौधे हैं, जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में पाए जाते हैं, व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सभी संबंधित हैं, यानी किस वर्ग से संबंधित हैं, ये किस प्रकार के पौधों से संबंधित हैं, ये लकड़ी देते हैं। और ज़्यादातर से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं वो जलावन में, कीमती बेशकीमती चीज़ों को बनाने में, और काफ़ी हल्की लकड़ी होती है छात्रों, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिली एरियाज में पाए जाते हैं, इनको अल्पाइन ट्री भी बोलते हैं। अल्पाइन का मतलब होता है एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर। तो ये क्या आवृत बीजी हैं, एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी या नग्न बीजी होते हैं। और तीसरा है मोनोकोटिलेडॉन्स का मतलब होता है एक बीज पत्रीय, और डाइकोटिलेडॉन्स का मतलब होता है द्विबीजपत्री। तो छात्रों आपको बता दें ये ज़्यादातर जो है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी है, यानी नेकेड सीड्स, यानी कि जो बीज होते हैं फल से बाहर होते हैं, नग्न होते हैं। साइकस, रेवलूटा, पाइनस, जियार्डिना,
ये सब क्या है छात्रों याद है, सागोपाम, पाइनस ट्री, ये सब क्या है, स्प्रू, देवदार, ये सभी क्या है छात्रों जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके इमेजेस आपको मिल गई। अगला आपके सामने 19वां प्रश्न है, परागण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। व्हाट इज पॉलिनेशन? परागकरण की प्रक्रिया क्या है? पॉलिनेशन क्या है छात्रों? आप सबको पता है कि जीवन को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए प्रजनन होना बहुत ज़रूरी है। तो जीवों के अंदर एक क्षमता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन होना। और प्रजनन जो है पौधों के अंदर कैसे होगा? तो मेल का पार्ट फीमेल तक पहुंचाया जाता है। मेल जो होता है, नर का जो छात्रों भाग होता है पादप में, उसको हम लोग कहते हैं परागकण, जो कि एंथर नाम की एक संरचना में पैदा होते हैं। और एक ही फूल से भी हो सकता है, दो अलग अलग फूलों में भी हो सकता है। परागकरण का मतलब होता है कि निषेचन होने से पहले की जो क्रिया है, यानी कि जो नर का युग्मज है, नर युग्मज का मतलब पॉलन ग्रेन परागकण का मादा तक जो है भाग तक यानी बीजांड तक पहुंचाना, ये कहलाता है छात्रों पॉलिनेशन। पॉलिनेशन द बेस्ट डिफाइन इज द परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, परागकणों का अंकुरण, गलत है। बीजांड में पराग नली की वृद्धि, गलत है। कीड़ों द्वारा फूलों का दौरा, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए छात्रों वो ये है कि ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी नर्व के भाग से मादा तक को पहुंचाया जाना, यही छात्रों पॉलिनेशन परागकरण। अब ये कई प्रकार से होता है, कभी पंछी ले जाते हैं, कभी चिड़िया ले जाती हैं इसको छात्रों, कभी भंवरे ले जाते हैं, कभी इंसान के द्वारा, कभी हवा के द्वारा छात्रों ये परागकरण की क्रिया पॉलिनेशन चलती रहती है। इसको भी आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न 20वां कहता है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। गुड क्वेश्चंस। प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है जो कि पादप में हरे भागों में पाया जाता है, खासतौर पत्ती में। दूसरा कह रहा है कि भाई एटमॉस्फेयर, वातावरण से पाते हैं ये न्यूट्रिशंस को, लाइट से पाते हैं या मिट्टी से पाते हैं। एक बच्चा भी छात्रों इस प्रश्न को आसानी से बता सकता है कि जनरली जो पौधे होते हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं? भूमि पर, ज़मीन पर, मिट्टी पर, और आवश्यक चाहे वो पानी हो चाहे वो खनिज हो, ज़्यादातर चीज़ों को जो अगर उनको प्राप्त करना है तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं छात्रों? सॉइल से। मिनरल्स हो, फर्टिलाइज़र हो, कोई भी चीज़ हो, सारी आवश्यक चीज़ें उनको कहाँ मिल जाएंगी छात्रों? वो जो है मिट्टी में। अब छात्रों बात तो ये है कि जो पौधे जलप्रिय पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, जो पूरी तरह से जल में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। अब छात्रों फ्री फ्लोटिंग जो होते हैं वो घुलित न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में, उनको वो प्राप्त करते रहते हैं। यानी उनको भी पानी से मिलता है, लेकिन वो मिट्टी के भी कण और अंश वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी जैविक आवश्यकता तो उनके सर्वाइवल के लिए मिल जाते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति क्या कहलाती है? अब देखिए छात्रों, विरुद्ध का मतलब मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि जमीन में आप कोई चीज को फेंकते हैं, नीचे की ओर गिरती है, आपको नीचे से ऊपर की ओर उठाना है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट आपको कोई इधर खींच रहा है, आप उधर की ओर भाग रहे हैं। सपोज करिए आप इधर को जाना चाह रहे हैं और आपके विपरीत दिशा में आपको हवा धक्का मार रही, विपरीत दिशा में तो भाई कार्य ज़्यादा होगा, ऊर्जा भी ज़्यादा खपेगी। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, परासरण। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन, दूसरा कहते हैं इसमें ऊर्जा खर्चा हो रही है। तीसरा कह रहा है प्रसार, डिफ्यूजन, यहाँ से वहाँ चला जाना। तीसरा कह रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि निष्क्रिय, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही। तो छात्रों ऑप्शन बी होगा सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन का मतलब आप समझिए कि आपको अगर हवा आपके विपरीत चल रही है और आपको साइकिल चलाना पड़े तो आपको पता होगा छात्रों की कितनी ज़्यादा आपको पीड़ा हो सकती है और कितनी ज़्यादा आपकी ऊर्जा खर्चा होगी। इसे कहेंगे एक्टिव, इसका मतलब ज़्यादातर उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस कार्य को करने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज द ओनली ट्रांसपोर्ट मेथड दैट कैन मूव स्पीसीज अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई, लो से हाई की ओर। और जाना कहाँ चाहिए था? हाई से लो की ओर, यानी आप अपने विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में एक्टिव, बहाव के साथ बह रहे हैं सापेक्ष तो इनएक्टिव या पैसिव। ये ध्यान दीजिएगा छात्रों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 22वां प्रश्न भी कुछ कम नहीं है, कहता मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अधिकांश मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं, उनके पीछे ऐसा क्या कारण है? उनके पास 4 विकल्प हैं। पहला कि उनके अंदर स्विम ब्लैडर होता है, एक ऐसा ब्लैडर होता है, यानी कि कह सकते हैं थैली होती है जो तैरने में उनको मदद करती है, यानी प्लावन में, फ्लोट करने में। दूसरा कह रहा वाताशय, एयर ब्लैडर, उनके अंदर हवा भरने वाला ब्लैडर, जैसे पनडुब्बी नीचे जाती है ऊपर जाती है। एयर सैक, वायु कोश पाए जाते हैं, कहीं कहीं उनके शरीर में हवा के कोष्ठक बने हैं। चौथा कहता है कि एयर इन स्पंजी बोन, उनके हड्डियों में
हार्ड स्पंजी बोन होती है, उसमें एयर भरी रहती है। पंछियों में तो छात्रों हम ये बात कह सकते हैं कौन सी, तीसरी और चौथी। लेकिन मछलियों में छात्रों अगर हम बात करें तो मछलियों में सिर्फ दो चीजें आपके लिए सही हैं, एक स्विम ब्लैडर और दूसरा है एयर ब्लैडर। ठीक है छात्रों, बस। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न में पहला और दूसरा यानी पे जो आंसर होना चाहिए छात्रों वो ऑप्शन ए होगा, और स्विम ब्लैडर एयर ब्लैडर, बस। बाकी जो दो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, पंछियों के हड्डियों में, पंछियों के शरीर में मिल जाएंगे, जिससे कि वो आसानी से, कुछ जलीय पौधों में भी मिल जाते हैं जिसमें कि वो जलकुंभी वगैरह वो पानी पर आसानी से तैरती है। 23वां प्रश्न कहता है कि पादप प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से लेते हैं। जो प्लांट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं छात्रों, प्रोटीन को संश्लेषण करके बनाते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, उनका मुख्य कंस्टिट्यूएंट क्या है, मुख्य संघटक क्या है छात्रों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लांट्स प्रोटीन सिंथेसिस कम फ्रॉम स्टार्च, शुगर, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। तो छात्रों आपको एक सवाल यह हमेशा जबान पे आपके होना चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि ऑल एमिनो एसिड्स फ्रॉम, याद रखिए ऑल प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स। ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड्स हैं, यानी जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो किनसे मिलकर बनती हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं। और एमिनो एसिड्स आपको पता ही है छात्रों उसके अंदर, ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पढ़ा होगा, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं कुछ, ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी है कि ऑल प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स, यानी कि इनका जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल से होता है, यानी इनकी छोटी कड़ी है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन 24वां कहता है कि पौधे मिट्टी में से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें किस में परिवर्तित करते हैं। देखिए आपने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा छात्रों, नाइट्रोजन चक्र मतलब से कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, साइकिल पढ़ा होगा कि जहाँ साइकिल का मतलब सर्किल, सर्किल का मतलब कोई एंड ना हो, कहाँ से शुरू हुआ ये पता नहीं, चक्र चलता जा रहा, चलता जा रहा। नाइट्रोजन का मतलब आपको पता है कि ब्रह्मांड में नहीं बल्कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, तकरीबन 78% आपको नाइट्रोजन है, और कारण बहुत सारे हैं इसके पीछे, लंबा समय लगेगा। बस इतना याद रखिए पौधों को, अधिकांश पौधों को नाइट्रोजन अपने ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ होती है, चाहे वो यूरिया के ले, चाहे वो डीएपी के फॉर्म में ले, और चाहे नाइट्रेट हो, चाहे नाइट्राइट हो, चाहे नाइट्रोजन के फॉर्म में हो। तो छात्रों पौधे तोड़ लेते भी हैं और वापस तोड़कर पहुंचा भी देते हैं, नाइट्रोजन चक्र बना रहता है, साइकिल मेंटेन करता है अपना। यहाँ पे आपसे कह रहा है ज़्यादातर जो पौधे होते हैं छात्रों वो नाइट्रेट के फॉर्म में अपने आप को जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोट का मतलब ये वाला, एक नाइट्रेट होता है, एक नाइट्राइट होता है, एक नाइट्रस होता है, एक नाइट्रिक होता है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि इसको किस में तोड़ेंगे, तो छात्रों ये आगे चलकर ये फ्री नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, यानी मुक्त नाइट्रोजन में। दिए गए प्रश्न में आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, अगला आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है 25वां, निम्नलिखित में से एक अस्थि का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जिसका कार्य नहीं है, यानी हड्डी का काम नहीं है, बोन्स का कौन सा एक काम नहीं है। कहता है कि प्लेस फॉर मसल्स अटैचमेंट, मसल्स अटैचमेंट मतलब मांसपेशियों को अटैच होने के लिए सहायता करता है, पहला। दूसरा कह रहा महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा, जो कुछ अंग हैं वो हड्डियां बचाती हैं। तीसरा, रक्त और हड्डियों में कैल्शियम विनिमय के लिए हार्मोन्स का स्राव करना, हड्डियों से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कैल्शियम और यानी रक्त में कैल्शियम और हड्डियों में कैल्शियम के विनिमय के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त कणिकाओं का उत्पादन करना, आप अंदाजा लगा लीजिए छात्रों कि कुछ ऐसे काम है जो वो नहीं करेगा ऑप्शन सी के अलावा छोड़ के, एक्सेप्ट सी। ना तो इसमें कोई हार्मोन्स निकलता है जिससे कि बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम का जो लेवल होता है छात्रों, वो हार्मोन्स जो निकलता है वो आपने पढ़ा होगा थायराइड और पैराथायराइड से निकलता है। एक कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोस, दो हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, कम या ज़्यादा। एक का नाम कैल्सिटोनिन, एक का नाम है पैराथार्मोस। पैराथार्मोस जो आपको पता है पैराथायराइड से, कैल्सिटोनिन जो होता है वो थायराइड से निकलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हड्डी का काम नहीं था, बाकी सभी हड्डी के या अस्थि के काम थे। 26वां प्रश्न कहता है कि पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग किसके द्वारा अवशोषित करते हैं। एक जनरल क्वेश्चन, दिमागी सवाल, आप सोच के देखिए कि पौधों को आप कभी निकाले होंगे जड़ सहित, तो आप समझ जाएंगे कि पौधे कहाँ तक हैं और क्या कर रहे होंगे, कौन कौन से भाग हैं जो उनकी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। पहला कहता है कि पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग किसके द्वारा अवशोषित करते हैं, तो आपको पता है भ्रूण क्षेत्र से, एम्ब्रियोनिक जोन। दूसरा है छात्रों यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट, और तीसरा है जड़ बाल और बढ़ाव का क्षेत्र है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं छात्रों ये रूट हेयर्स, यानी कि जो ये जड़ें होती हैं इस तरीके की, आपने मूल टेप देखा होगा, इनके अंदर ये रोम निकले होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं छात्रों हम लोग जड़ बाल। इसी से क्या होता है, मिट्टी चिपकी होती है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है
उसको ये लोग अवशोषित करते रहते हैं। दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है फोटो ऑक्सीकरण क्या है। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि प्रकाश का ऑक्सीडेशन होना। पहला है प्रकाश शोषण, दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा प्रकाश और ऑक्सीजन प्रेरित विखंडन, और चौथा है छात्रों अपूरा तरह से ऑप्शन डी यानी कि सभी। तो 27वें प्रश्न का छात्रों यहाँ पर ऑप्शन डी होगा कि जो फोटो यानी प्रकाश का जो ऑक्सीकरण है उसमें तीनों उपरोक्त 1 2 3 चरण जो है इसमें कार्य करते हैं यानी मिलकर। 28वां प्रश्न कहता है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। कोशिका विभाजन होना जरूरी छात्रों, क्योंकि वृद्धि का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि ग्रोथ तभी हो सकती है जब कोशिका में विभाजन हो। कोशिका विभाजन मुख्यतः आपने पढ़ा होगा कई प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ा होगा छात्रों। तो इसमें कह रहा है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। पहला कह रहा है हेटेरोसिस, दूसरा है फ्यूजन का मतलब होता है अटैचमेंट जोड़ना, तीसरा कहता है छात्रों माइटोसिस, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। माइटोसिस का मतलब छात्रों होता है, इसको हम लोग बोलते हैं छात्रों समसूत्री विभाजन, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 जो भी शरीर के अंदर वृद्धियां होती हैं छात्रों जो आपको दिखाई पड़ती, चाहे वो पादप हो चाहे वो आप जंतु हो, उनके अंदर वृद्धि का जो प्रमाण है वो है सेल की ग्रोथ करने में माइटोसिस नाम की क्रिया होती है, और मियोसिस भी होती है। ऐसा नहीं देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन या कोशिका में वृद्धि। 29वां प्रश्न कहता है सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा छात्रों। पहला है यहाँ पे व्हेल। व्हेल जो आप जानते होंगे छात्रों ये क्या है, ये भी एक तरह का मैमल से स्तनपाई है। डॉल्फिन भी छात्रों आपने देखा होगा जो इंसानों के काफी क्लोज है, नदियों के अंदर मिल जाएगा। एलिफेंट एंड कंगारू इनसे तो सामना आपका कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें तो डॉल्फिन का जो दिमाग होता है बहुत हद तक मनुष्य के तरह से, क्योंकि ये कम्युनिकेट करती हैं, मनुष्य की आवाज भी बोल सकती हैं आपने देखा है, और ये काफी ज्यादा संकेतों को अच्छी तरह से समझती हैं और बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक टाइप की इनके अंदर फीलिंग होती है। तो डॉल्फिन क्या है, एक मैमल से एक स्तनपाई है, बल्कि व्हेल भी है, लेकिन डॉल्फिन का अगर हम मस्तिष्क और इंटेलिजेंस की बात करें तो काफी ज्यादा मनुष्यों के बिल्कुल क्लोज या करीब है। अगला लास्ट क्वेश्चन है पौधों का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बात, ये बहुत जनरल क्वेश्चन आप दिमाग लगाएंगे छात्रों के पौधे किस किस कारक के ऊपर प्रभावित होते हैं, यानी कौन कौन से कारक हैं जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं या उनको बढ़ाते हैं। पहला कह रहा है कि प्रकाश की गुणवत्ता और प्रकाश की मात्रा, तीसरा है गुणवत्ता और प्रकाश की अवधि, चौथा है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि तीनों पर। तो आप समझ सकते हैं छात्रों उसकी गुणवत्ता, ठीक, उसकी मात्रा और उसकी अवधि, कितने समय कितना प्रकाश और किस तरह का प्रकाश, नीली लाइट है या लाल है या व्हाइट लाइट है, सारी चीजों पर अगर हम बात करें छात्रों क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा छात्रों, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, यानी कि ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी, यानी प्रकाश की तीनों तरह की खूबियों पर ये निर्भर करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था। तो छात्रों ये था आपका आज का पूरा प्रैक्टिस, यानी 30 क्वेश्चन 05 नंबर की सीरीज थी। इसी तरह से हम आगे भी आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।